औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर एक नए अंदाज़ के साथ, ताकि आप लोगों को स्लाइड्स की मदद से फिर बताया जाए कि लद्दाख बॉर्डर पर क्या हो रहा है। साथ ही साथ आज हम तारीख़ के तनाजुर में भी बात करेंगे कि दरहकीकत इस चीन और भारत कशीदगी के पीछे वजूहात क्या हैं और किस तरफ दोनों मुल्कों की क़यादतें सोच रही हैं। असल में बुनियादी तौर पर ये दो बड़ी तहज़ीबों के दरमियान तसादुम हमें नज़र आ रहा है, जिसके मुतालिक आज बात होगी। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आप लोगों को मज़ीद मालूमात फराहम हो सके और नोटिफिकेशन भी मिले। असल में इस वक्त दोनों तरफ की अफवाज तैयार खड़ी हैं कि कोई बड़ी जंग हो जाए। बुनियादी तौर पर यह अक्साई चीन के इलाके में ज़्यादा कशीदगी नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं गूगल मैप में कि हम इस इलाके को दिखा रहे हैं। ये अक्साई चीन देख सकते हैं इस तरफ आप, ये एक इलाका है। यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट की गई है इंडिया की तरफ से, और इंडिया यही इल्ज़ाम लगा रहा है चाइनीज़ ट्रूप्स पर, चाइनीज़ क़यादत पर, कि उनको ये बर्दाश्त नहीं है कि इंडिया ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया। इसलिए ये बुनियादी तौर पर उन्होंने इसकी तरफ कोशिश की है कि इल्ज़ाम लगाया जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान टाइम्स एक और ख़बर शाया कर रहा है, जिसको हम देख सकते हैं कि डोकलाम की टीम जो है वो वापस आ गई है हिंदुस्तान में। इसका मतलब ये है कि इसमें 3 बुनियादी किरदार थे। जो डोकलाम का जो क्लैश हुआ था सन 2017 में इंडिया की तरफ से, इंडिया की लीडरशिप की तरफ से 3 बुनियादी किरदार थे। अब वो लोग वापस आ गए हैं और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाए। उसमें सबसे पहले जो हैं PM मोदी साहब हैं, उनके फॉरेन एडवाइजरी के सरबरा जय शंकर साहब हैं। ये भी काफ़ी माहिर फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट रहे हैं। अभी हालिया दिनों में ये चीन चले गए थे और वहाँ जाकर कामयाब डिप्लोमेसी के ज़रिए इन्होंने अपने लोगों को वहाँ से निकालने में बड़ी मदद करी थी अपनी हुकूमत की। तो बिपिन रावत भी हैं। साथ ही साथ बिपिन रावत बुनियादी तौर पर जनरल रह चुके हैं, आर्मी के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके हैं। वो भी जो है हुकूमत की मदद कर रहे हैं इस वक्त। हम दोबारा नक्शे की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। ये सारा का सारा इलाका, हम इसको जूम आउट करते हैं और बताते हैं आपको कि ये सारा का सारा इलाका जो है बुनियादी तौर पर अगर देखें तो ऊपर से ये स्कर्दू का इलाका पाकिस्तान की तरफ से लगता है, फिर कारगिल और दराज सेक्टर आ जाता है। अगर हम इसको जूम इन करें मज़ीद तो ये ली जो है ये आखिरी सरहद लगती है, जो गालिबन जहाँ तक मेरा ख्याल है ये इस वक्त इंडिया के पास है ये इलाका। और ये आगे जाकर फिर लद्दाख सेक्टर शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पर एक लाइन ऑफ कंट्रोल भी है चाइना और इंडिया के दरमियान, जहाँ इस वक्त बंकर्स बनाए जा रहे हैं और लड़ाई का खदशात बढ़ते जा रहे हैं, ट्रूप्स बिल्डअप हो रहा है और महसूस ये हो रहा है कि कोई बड़ी चीज़ होने वाली है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। इस बारे में हम थोड़ा सा आज आपको तारीख के तनाजुर में भी बताएंगे कि देखिए इंडियन लीडरशिप के जहनों में क्या चल रहा है। हम उस वक्त तक लीडरशिप को, इंडियन लीडरशिप को समझ नहीं सकते जब तक कि हम चाणक्य की जो थ्योरीज जो थी उसको बात ना कर सके। अगर हम चाणक्य की तरफ जाएं, चाणक्य तकरीबन 2065 कबल मसीह में इसने मदद करी थी। इसका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है कि ये कब पैदा हुए, लेकिन इन्होंने काफ़ी हद तक मदद करी थी चंद्रगुप्त मौर्य की कि वो मौर्य सल्तनत की तामीर कर सकें। मौर्य सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम हुई थी तकरीबन 2050 कबल मसीह में। आप ये स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये तकरीबन पूरे हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान तक इसकी सरहदें फैली हुई थी और यही अखंड भारत के लिए, इंडियन लीडरशिप के लिए ख्वाब है, जिसमें कारगिल और दराज सेक्टर भी आते हैं, लद्दाख का एरिया भी आता है। तो ये एक बुनियादी तौर पर ख्वाब है। इसके अलावा और भी दूसरी बातें होती हैं। RSS के लोग ये भी कहते हैं कि इंडोनेशिया, मलेशिया भी इनके अखंड भारत में शामिल हैं, लेकिन इसके मुतालिक ये डिबेटेबल है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि है। तो ये बुनियादी तौर पर चंद्रगुप्त मौर्य जो एक बादशाह गुजरा है उसकी सल्तनत का अहया चाहते हैं, उसकी रेनेसांस चाहते हैं इंडियन लीडरशिप, जिसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो चाइनीज़ और पाकिस्तानीज़ हैं बुनियादी तौर पर। अब आइंदा होने क्या जा रहा है ये बड़ी दिलचस्प बात होगी, क्योंकि चाइनीज़ भी हैं, वो भी एक बड़े सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं और वो भी इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं कि कोई भी इंडियन जो इलाकाई रीजनल
उनका डोमिनेंस है उसको रोका जा सके। इंडियन लीडरशिप को अगेन हम बात करेंगे। इंडियन लीडरशिप की अगर फिलॉसफी को समझना है तो चाणक्य की खास तौर पर अर्थशास्त्र नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें चाणक्य ने अर्थशास्त्र के हम मुतालिक आ जाते हैं। अर्थशास्त्र के मुतालिक इसने ये लिखा था कि इसमें काफ़ी सारी मालूमात हैं। इसमें सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का तस्वुर पेश किया गया है। ये सेंट्रलाइज गवर्नमेंट तकरीबन हर शोबे पर स्टेट के काबू पा लेती है बुनियादी तौर पर। इसकी एक नेसेसिटी इसने बताई है चाणक्य ने कि ये एक नेसेसिटी है कि पूरी स्टेट्स की जो मशीनरी है उसको सेंट्रलाइज कर दिया जाए। साथ ही साथ उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात अर्थशास्त्र में लिखी है चाणक्य ने कि ये जो स्टेट होगी, या चंद्रगुप्त मौर्य की जो स्टेट थी, उसमें उन्होंने कहा कि ये हर वक्त फुल टाइम कंटिन्यूसली अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, यानी अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ये जंग में रहती है। यही वजह है ताकि इसको अपने क़याम का जवाब मिल सके। और यही वजह है कि चाहे चीन हो या भूटान, चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, कोई भी मुल्क हो इंडिया के साथ जिसकी सरहदें मिलती हैं, उसके तमाम ममालिक के साथ जो है इंडिया का इस वक्त कोई ना कोई सरहदी झगड़ा है। ये एक इंडिया की नेशनल पॉलिसी का हिस्सा बन चुकी है कि अपने नेबर्स के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करके रखा जाए ताकि हुकूमती जवाब प्रोवाइड हो सके। ये एक चाणक्य की, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य ने बुनियादी तौर पर यही फलसफा पेश किया था ताकि हुकूमत को एक अपने क़याम का जवाब मिल सके, ताकि वो सस्टेन कर सके और साथ ही साथ अपनी आवाम को भी मुतमईन कर सके कि वो फॉरेन पॉलिसी उसने एक ऐसी बना रखी है जिसकी वजह से वो कोई ना कोई जवाब ढूंढ लेती है। एक तो फेयर फैक्टर भी क्रिएट कर देती है लोगों में कि जो है हमें दुश्मन मुल्कों से ख़तरा है बुनियादी तौर पर, तो ये चीज़ें वो क्रिएट कर लेती है ताकि हुकूमत को अपनी एक सस्टेनेबिलिटी मिल जाए, ताकि वो ज़्यादा अरसे तक हुकूमत कर सके और आवाम के हुकूक दबा सके। तो ये इंडिया के साथ ये मसला रहा है। और दूसरी बात ये कि इस वक्त अगर आप देखें तो इंडिया का तो बुनियादी तौर पर नेपाल के साथ भी जो है वो झगड़ा क्रिएट हो गया है। और नेपालीज के मुतालिक भी ये कही जा रही है बात कि वो इस वक्त जो महाकाली दरिया है उसके जो ईस्टर्न बाउंड्रीज हैं उसके तमाम का तमाम इलाका नेपाल ये क्लेम कर रहा है कि उसका है और इंडिया का उस पर कोई कब्जा नहीं है। ट्रेडिशनली इंडिया कब्जा करता रहा है, इंडिया का कब्जा रहा है इस पर, और इंडिया ये बात कहता रहा है कि ये हमारा इलाका है। 1814 में एक डिस्प्यूट क्रिएट किया था ये ब्रिटिश लोगों ने और उन्होंने इस इलाके को नेपाल को दे दिया था, मगर ये वापस जो है इसको दे दिया गया था थोड़े अरसे के बाद इंडिया को, और ब्रिटिश इंडिया में इसको शामिल कर लिया गया था। तो ये सिलसिला है। अब यहाँ पर इंडिया ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि चाइना इसकी पीठ ठोक रहा है, क्योंकि इसके मुतालिक ये कही जा रही है कि चाइनीज़ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, चाइनीज़ विजन फॉर ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है दुनिया में। जैसा कि हम आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि चाइना का एक विजन है, जिसके मुतालिक हमने अपनी पिछली वीडियो में भी एक बात करी थी। क्योंकि चाइनीज़ एम्बेसडर के मुतालिक इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि नेपाल में जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं वो उन्होंने नेपाल की पीठ ठोकी है कि खूब अच्छा कर रहे हो। तो हमें ये जो चीन और भारत के दरमियान जो सिलसिला चल रहा है इसको दो बड़ी तहजीबों के तसादुम के तौर पर देखना चाहिए, और हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें बुनियादी तौर पर जो क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन का तस्वुर सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया था उसके मुतालिक बात की जा सकती है, जिसमें उसने ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स, अफ्रीकन, हिंदू, लैटिन अमेरिकन, कन्फ्यूशियन यानी चाइनीज सिविलाइजेशन और जापानीज सिविलाइजेशन की बात करी थी, और इस्लामिक और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की भी बात करी थी कि ये सारी सिविलाइजेशन जो हैं आपस में एक वक्त आएगा कि क्लैश की सूरत इख्तियार हो जाएगी। बहरहाल इसमें अलाइज भी इन्होंने बताए थे कि अलाइज है। ये अभी रीजनल जो लड़ाई हो रही है, इंडिया चाइना डिस्प्यूट जो चल रहा है अक्साई चीन के इलाके में ज़्यादा हो गया है। हम दोबारा इसकी तरफ आते हैं, मैप की तरफ। ये अगर देखा जाए तो ये एक रीजनल लड़ाई है, लेकिन ये एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त इख्तियार कर लेगी अकॉर्डिंग टू द सैमुअल पी हंटिंगटन कि अगेन क्योंकि नेचुरल अलाइज हैं वेस्टर्न और हिंदू सिविलाइजेशन, इसलिए क्वाइट पॉसिबल ये है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन हिंदू सिविलाइजेशन की मदद के लिए आए और ये फिर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग हमारे पास सिचुएशन है।
अब यहाँ पर बात की जाए कि मुस्लिम ममालिक वो उस तरीके से कैसे देखेंगे, मुस्लिम ममालिक किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेंगे। क्या वाक़ियतन हमें ये बात नज़र आ रही है कि जो इस्लामिक सिविलाइजेशन है, जो मुस्लिम ममालिक हैं, क्या वो चाइनीज़ सिविलाइजेशन के साथ इत्तेहाद कर पाएंगे? ये एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि पॉसिबिलिटी है या नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नेचुरल अलाय हमारा चाइनीज सिविलाइजेशन ही होगी, और पाकिस्तान इसमें किस तरीके से रिएक्ट करेगा ये भी सवाल है। हालिया दिनों में हमारी हलकों पर काफ़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन मैंने पिछली वीडियो में भी अपना बताया था कि हमारी तारीख चूँकि कुछ ऐसी रही है, इसलिए हम ये बात नहीं कर सकते कि हम चाइनीज़ के साथ किस तरीके से इसको डील करेंगे, क्योंकि चाइनीज़ का तो खैर बहरहाल आप जानते हैं कि किंग डायनेस्टी रह चुकी है। जिन डायनेस्टी के मुतालिक हम बात करते रहे, एक बड़ी सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं ये पिछले माजी के झरोकों में अगर झांक कर देखें तो ये चीज़ें हमें नज़र आएंगी। अब हमारा क्या रवैया होगा? क्या हम डर के मारे ऐसे ही चलते रहेंगे? क्या हम चाइनीज़ के साथ ताउन करेंगे? ये एक सवाल पैदा होता है, क्योंकि अगर हमें शायद पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हम चाइनीज़ के साथ जाते हैं, अलायंस बनाते हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हमें अमेरिकन इन्वेजन का भी एक हमारे ऊपर एक पॉसिबिलिटी है, एक चांस है कि हो सकता है। लेकिन फिर हम चाइनीज़ अपने अलायंस की मदद से उस हमले को रोक सकेंगे, ये हमें है, क्योंकि विदाउट एनी डाउट हमें ये बात का फैसला करना होगा कि अब हमें चाइनीज़ के साथ जाना है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसा कि हमने पिछली दफ़ा अपनी वीडियो में ये भी बताया था कि सीपैक का रूट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो हमें लॉजिस्टिक और मिलिट्री सपोर्ट भी देनी होगी उनको। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कश्मीर का मसला अपना हल करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, कोई अब उसका मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ रहे हैं, अगर हम उसकी सॉल्यूशन चाहते हैं, तो फिर हमें चाइनीज़ के साथ कोऑपरेट करना होगा। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी अशराफिया, हमारी इलीट शायद ये समझ नहीं पा रही है बुनियादी तौर पर कि पिछले 300 to 400 ईयर्स में जो सूरत हाल है, वो पहली दफ़ा ये मौका आया है पिछले 300-400 सालों में, जब ये जो सिविलाइजेशंस का जो क्लैश है वो शुरू हो चुका है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पुरानी दुनिया वापस आ रही है। रूस और टर्की के दरमियान जो कशीदगी है, उसको हम उस्मानी और ज़ार जो रूस की रियासत थी उसके तनाजुर में देखें तो हमें ज़्यादा समझ आएगी बात कि ये क्या हो रहा है। और अरब मुसलमानों में भी इस्लामी खिलाफत का जज्बा बेदार हो रहा है, जो शायद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में आगे जाकर एक इस्लामी खिलाफत का रूप भी धार ले, जो कि एक इस्लामिक ऑर्डर होगा। उस वक्त क्या सूरत हाल होगी ये तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो थोड़ा सा बात का सिनारियो लगता है। लेकिन अभी ये लगता है कि वेस्टर्न और चाइनीज सिविलाइजेशन के दरमियान, और शायद इंडियन यानी हिंदू सिविलाइजेशन के दरमियान जो क्लैश है, जो जंग है, वो इस वक्त पॉसिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि ये हो सकता है कि ये हो। तो इसलिए हमारा क्या रवैया होगा ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन सरेदस्त चीनी बालादस्ती का ख्वाब एक चीनी देख रहे हैं, चाइनीज़ देख रहे हैं कि हो, लेकिन ये बात यूरोप और अमेरिका हजम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 300-400 सालों से 500 सालों से उन्होंने एक पैटर्न अपना रखा है, रवैया अपना रखा है कि वो इस दुनिया को बदमाशी के ज़रिए हैंडल करेंगे, और कोई भी जो आवाज़ होगी उसको मुखालफत में आएगी उसको दबा देंगे। क्योंकि चाइनीज़ ने एक बहुत अच्छी चीज़ निकाली, फिर अगेन हम चाइनीज़ न्यू विजन ऑफ वर्ल्ड, चाइनीज़ विजन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जाएंगे। इस चाइनीज़ विजन में ये है कि ट्रेड के ज़रिए मुतासिर करो दुनिया को। लेकिन क्या, जैसे कि हमने पिछले उसमें भी बात करी थी कि चाइनीज़ क्या वाक़ियतन अब इस बात की तरफ जा रहे हैं कि वो ट्रेड को छोड़कर मिलिट्री पावर को यूज़ करें, क्योंकि इसके बगैर कुछ मामलात में ऐसे होगा कि आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो ये सवाल पैदा हो रहा है। और हालिया दिनों में कोरोना वायरस के ज़िमन में चाइना ने दुनिया पर यह साबित किया है कि वो एक कामयाब मिसाली तर्ज हुकूमत उसके यहाँ कायम है। तो और जिस तरीके से उसने कंट्रोल किया, तो ये भी इस दुनिया को साबित किया, जिसकी वजह से अफ्रीका और दीगर ममालिक पर उसका जो तासुर है वो बड़ा अच्छा कायम हो रहा है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह और बात करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।